नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। एक बड़ी खबर आ रही है तुर्कियों को लेकर। तुर्की को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से दगाबाजी अब बेहद महंगी पड़ने लगी है। पीएम मोदी का साइप्रस दौरा तुर्की की ताबूत में पहली कील का काम करने लगा है। दुनिया के ताकतवर मुल्कों में शामिल G7 समिट से एक दिन पहले हुआ यह दौरा कई दिग्गजों को चौंका रहा है। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ अपनी सैन्य और कूटनीतिक साझेदारी भारत के खिलाफ जाकर बढ़ाई। तुर्की की गद्दारी से नाराज पीएम मोदी ने इसका जवाब तुर्की के विरोधी देशों के साथ दोस्ती बढ़ाकर दे रहे हैं। साइप्रस के अलावा भारत ग्रीस, आर्मेनिया, मिस्र के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। ये सभी देश तुर्की के साथ किसी न किसी तरह के विवाद में हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंचे। 20 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह साइप्रस दौरा है। इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी वहां गए थे। पीएम मोदी का साइप्रस दौरा सिर्फ दो देशों के बीच दोस्ती बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि तुर्की को एक सख्त संदेश भी देता है। एक तरह से तुर्की को चारों तरफ से घेरने की रणनीति है। साइप्रस के बाद मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, जो बहुत बड़ा संदेश है। साइप्रस ने हमेशा भारत का साथ दिया। 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के समय, 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौते में और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए साइप्रस ने हमेशा भारत का खुलकर साथ दिया है। आतंकवाद और कश्मीर जैसे मुद्दों पर साइप्रस ने कभी भी पाकिस्तान या तुर्की का साथ नहीं दिया। दूसरी तरफ भारत भी साइप्रस की एकता और अखंडता का समर्थन करता है। भारत चाहता है कि साइप्रस का मसला संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हल किए जाएं। तुर्की और साइप्रस के बीच जारी विवाद के बारे में आपको शुरू से जानना होगा। साइप्रस और तुर्की का झगड़ा 1974 से चला आ रहा है। साइप्रस के साथ भारत का गठजोड़ तुर्की के लिए भविष्य में चलकर मुश्किलें खड़ी कर देगा, ये तय माना जा रहा है। 1960 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने पर बहुसंख्यक ग्रीक और अल्पसंख्यक तुर्की समुदायों के बीच तनाव बढ़ा। ग्रीक चाहते थे कि साइप्रस को ग्रीस के साथ मिल जाए, जबकि मुस्लिम तुर्की के साथ जाना चाहते थे। 1964 में तुर्की और ग्रीक समुदाय में जंग छिड़ गई। इससे कोकीना की लड़ाई भी कहा जाता है। इसके बाद यूएन ने कोकीना में शांति बनाए रखने के लिए स्पेशल फोर्स तैनात की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ग्रीक और तुर्की इलाकों के बीच एक ग्रीन लाइन बनाया। साइप्रस सेना ने 1974 में देश को ग्रीस से मिलाने के लिए तख्तापलट कर दिया। इसके बाद तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से में सेना भेज दी और 1/3 इलाके पर कब्जा कर लिया। 1975 में साइप्रस दो हिस्सों में बढ़ गया, दक्षिणी साइप्रस और उत्तरी साइप्रस। बात दक्षिणी हिस्से की करें तो यह ग्रीक साइप्रस है। इसे पूरी दुनिया मान्यता देती है। इसे ही रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहते हैं। दूसरा हिस्सा उत्तरी हिस्सा कहलाता है। ये तुर्की साइप्रस है। इसे तुर्की ने तुर्की रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस घोषित किया हुआ है, लेकिन इसे सिर्फ तुर्की ही मान्यता देता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं है। तुर्की ने उत्तरी साइप्रस में अपनी सेना तैनात कर रखी है और वहाँ समुद्री सीमाओं पर भी विवाद करता रहता है। साइप्रस के पास समुद्र में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं, जिन्हें तुर्की अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। तुर्की का कहना है कि साइप्रस जैसे छोटे द्वीप को इतना बड़ा समुद्री क्षेत्र नहीं मिलना चाहिए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून इसके खिलाफ है। तुर्की ने साइप्रस के समुद्री क्षेत्र को अपने जहाज भेजकर गैस खोजने की कोशिश की, लेकिन साइप्रस, ग्रीस और यूरोपीय संघ ने इसका विरोध किया और उनके साथ तनाव बढ़ गया। भारत का साइप्रस के साथ खड़ा होना तुर्की के लिए साफ संदेश है कि भारत उनके खिलाफ उन देशों को समर्थन करेगा जो तुर्की की आक्रामकता से परेशान हैं। साइप्रस की भौगोलिक स्थिति इसे बेहद खास बनाती है। यह भूमध्य सागर में तुर्की के दक्षिण में लेवांत यानी सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल के पश्चिम में है और स्वेज नहर के पास है। यानी ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच एक अहम पड़ाव है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाकर
प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। मोदी ने कहा कि साइप्रस में कई भारतीय कंपनियां हैं, इसे यूरोप में प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाना चाहिए। ये हमारा भरोसेमंद पार्टनर है। भारत साइप्रस सीईओ फोरम में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस साल के आखिर तक भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। साइप्रस इस भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर यानी IMEC का अहम हिस्सा बन सकता है, क्योंकि वे व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक प्रभाव के लिए एक शानदार जगह है। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर यानी IMEC एक ऐसा व्यापारिक रास्ता है जो भारत को मध्य पूर्व के रास्ते यूरोप से जोड़ता है। साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी पर ग्रीस के पूर्व, लेबनान, सीरिया, इजराइल के पश्चिम और मिस्र के उत्तर और तुर्की के दक्षिण में स्थित एक यूरेशियन द्वीप देश है। इसकी राजधानी निकोसिया है। मिस्र से इसकी दूरी महज 300 किलोमीटर है। साइप्रस के पास 12 से 15 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस भंडार है। भंडार भले से ही वैश्विक स्तर पर बहुत बड़े ना हो, लेकिन साइप्रस जैसे छोटे देश के लिए बहुत मायने रखते हैं। यूरोप रूस से गैस कम लेना चाहता है और साइप्रस इसमें मदद कर सकता है, लेकिन तुर्की की दखलंदाजी की वजह से साइप्रस को अपनी गैस निर्यात करने में दिक्कत होती है। साइप्रस अब ग्रीस या मिस्र के रास्ते गैस निर्यात करने की योजना बना रहा है ताकि तुर्की को बाईपास किया जा सके। भारत अगर साइप्रस के साथ ऊर्जा, व्यापार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग करता है तो ये तुर्की के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला और बड़ा झटका होगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कई बार कश्मीर जैसे मुद्दों को भारत के खिलाफ उठाया संयुक्त राष्ट्र संघ में और उसके खिलाफ बयानबाजी की। तुर्की खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता दिखाने की कोशिश करता है और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भारत की आलोचना करने में जरा भी गुरेज नहीं करता है। लेकिन अब साइप्रस भी भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर का हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में UAE, सऊदी अरब, इजराइल और यूरोपीय संघ के देश शामिल हैं, जो तुर्की के विरोधी गुट के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका ने भी इस पहल को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जवाब में समर्थन दिया। वहीं साइप्रस और ग्रीस ने मिलकर इस साल ग्रीस इंडिया बिजनेस काउंसिल की शुरुआत की। पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की को सख्त संदेश दिया। पाकिस्तान ने भी हाल में कश्मीर के मुद्दे पर नॉर्थ साइप्रस का जिक्र किया, जिसे साइप्रस सरकार नाराज है। तुर्की ने हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया और सैन्य मदद पहुंचाई। मोदी का दौरा इसी से जोड़ के देखा जा रहा है। साइप्रस ने 2006 में लेबनान युद्ध के दौरान ऑपरेशन सुकून में वहां फंसे भारतीयों को निकालने में अहम रोल निभाया था। इसी तरह 2011 में लीबिया गृह युद्ध के दौरान भारतीयों को बाहर निकालने में मदद की गई। इसे ऑपरेशन सेफ होम कमिंग कहा नाम दिया गया। साइप्रस 2026 में यूरोपीय यूनियन की परिषद की अध्यक्षता करने वाला है। साइप्रस ने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा भारत का समर्थन किया और POK से आने वाले आतंकवाद के खिलाफ भी EU में भारत के पक्ष में बात करने का वादा किया। भारत ने साइप्रस को 1960 में स्वतंत्रता मिलने के तुरंत बाद मान्यता दी। 1962 में राजनयिक रिश्ते बने। साइप्रस भारत की संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी UNSC में स्थायी सदस्यता, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स यानी NSG और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA सदस्यता के लिए खुलकर समर्थन करता आया है। भारत ने भी हमेशा अलग अलग इंटरनेशनल मंचों पर साइप्रस की संप्रभुता और तुर्की के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र के पुनर्मिलन का समर्थन किया है। साइप्रस की सरकार ने इस मौके पर PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने PM मोदी को सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द अवार्ड ऑफ मॉरिकोस 3 से सम्मानित किया। साइप्रस दौरे के बाद मोदी कनाडा की G7 बैठक में हिस्सा लेने पहुंच गए हैं, जहां की चर्चा और फैसले पूरी दुनिया पर असर डालेंगे। आपको बता दें कि G7 दुनिया के 7 विकसित और अमीर देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका का समूह है।
इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। इसकी शुरुआत शीत युद्ध के दौरान उस समय हुई जब एक तरफ सोवियत संघ और उसके समर्थन करने वाले दूसरों ने मिलकर वार्सा नामक एक ग्रुप बनाया था या संगठन बनाया था। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम देश औद्योगिक और विकसित देश थे। 1975 में वामपंथ विरोधी पश्चिमी देश फ्रांस, इटली, वेस्ट जर्मनी, उस समय जर्मनी 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। वेस्ट जर्मनी इस संघ का हिस्सा था। साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन और जापान एक मंच पर आते हैं। उनका मकसद अपने हितों से जुड़े अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर एक साथ बैठकर चर्चा करना होता है। तब से इसका अनौपचारिक संगठन की शुरुआत होती है। इस शुरुआत में इस संगठन में 6 देश थे। 1976 में कनाडा शामिल होने से यह G7 हो गया। इसके बाद रूस को जोड़ा गया। बतौर गेस्ट भारत इस समिट में शामिल होता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस बैठक में 6ठी बार और सबसे अधिक बार आमंत्रित किए गए हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, विदेशी मामलों के जानकार, और ग्रुप कैप्टन VN झा जी, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ। पहला सवाल संजीव जी आपसे, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जिसको INSTC भी कहते हैं, भारत, ईरान और रूस को जोड़ता है। भारत के लिए व्यापार और रणनीतिक कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। ये बात इसलिए मैं उठा रहा हूँ, जब युद्ध का दौर है तुर्की हर उस देश का समर्थन कर रहा है जहां भारत का नुकसान हो सकता है। तो हम आज 2 चीज़ें समझना चाहेंगे। क्या वह केवल मुस्लिम देशों का नेता बनने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहा है? दूसरा सवाल है कि क्या भारत सरकार जो रणनीति अपना रही है वह अपने आप में पूरी तरीके से सक्षम है तुर्कियों को सही जवाब देने के लिए? देखिए, रसद तैयब एर्दोगान जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, वो निसंदेह मुस्लिम वर्ल्ड के नए खलीफा के तौर पर उभरना चाहते हैं और अपने इस अति महत्व, और उनका लक्ष्य है नए ऑटोमन एम्पायर को खड़ा करना। और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो साम दाम दंड भेद सभी तरीके का रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं। और उन्होंने इस नए खलीफा के बनने की जो उनकी मंसूबे हैं उसको हासिल करने के लिए आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में अजरबैजान का साथ दिया, क्योंकि वो अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, आर्मेनिया एक क्रिश्चियन बहुल राष्ट्र है। और इस तरीके से एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र का समर्थन करके वो ये दिखाना चाहते थे कि वो किसी भी मुस्लिम राष्ट्र के ऊपर जो संकट आएगा उसमें वो खड़े हैं, इत्यादि इत्यादि। इस तरीके का एक नैरेटिव और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। उसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ पहलगाम की घटना के बाद, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, क्योंकि उस तरह से दिखाने की कोशिश कि हम पाकिस्तान के साथ भी खड़े हैं, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और मुस्लिम देशों के साथ खड़ा होने का अपना जो कमिटमेंट है वो दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। साथ ही साथ मलेशिया को, इंडोनेशिया जैसे राष्ट्रों को भी वो अपीच करने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया में जाहिर है कि उन्होंने अपने लिए अनेकों चुनौतियां खड़ी कर ली है। भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में वो भारत के नितांत आंतरिक मामले कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी, यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल असेंबली की जो बैठकें होती हैं उसमें वो कई बार कर चुके हैं और भारत ने इसके ऊपर अपनी गहरी आपत्ति भी व्यक्त की है। उसके बावजूद भी उनका जो अति महत्वाकांक्षा मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफा बनने का इतनी है कि वो भारत जैसे राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को खराब करते जा रहे हैं। कभी टर्की के साथ भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। ये कमाल पाशा का मुल्क था, एक सेकुलर छवि रखने वाला, उदारवादी छवि रखने वाला मुल्क था। लेकिन रसद तैयब एर्दोगान उसी तरीके की भूमिका निभा रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान में जियाउल हक जैसे मिलिट्री लीडर ने उसकी भूमिका निभाई थी। इस्लामाइजेशन, रेडिकलाइजेशन, ये जो टर्की के अंदर जिस तरीके का हो रहा है वैसा कभी 70s के दशक में पाकिस्तान में भी हुआ था और उसका पाकिस्तान खामियाजा अभी आप देखते तो भुगत रहा है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि इनकी जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा यही है कि ये मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफा बनना चाहते हैं और इस प्रक्रिया में वो इस क्रिश्चियंस और मुस्लिम को भी आपस में लड़ा रहे हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स को भी आपस में लड़ाना चाहते हैं। और ये जो एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो शैतानी सोच है उसी को ये सपोर्ट करने का ही कार्य कर रहे हैं। और अभी आप देखिए तो इजराइल के साथ भी उन्होंने तमाम तरीके के अपने जो ट्रेड के जो संपर्क थे वो पिछले साल से बंद कर रखे हैं।
अजरबैजान इसका के ऊपर भी मतलब दबाव साफ बनाते हैं है कि कि पूरी अजरबैजान तरीके से वह उनका मेन मुद्दा यही है कि वह इस्लामिक मुल्कों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि वह इस्लामिक मुल्कों के लिए हमेशा खड़ा रहने वाला एक राष्ट्र है तुर्की है। ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे भी समझना चाहेंगे, क्या तुर्की का एकमात्र मकसद अपने आप को इस्लामिक नेता के तौर पे उभारना है, एक इस्लामिक राष्ट्र के तौर पे उभारना है, या इसके पीछे कोई रणनीतिक साझेदारी या कोई इस तरह की बातें आ रही हैं सामने? जी झा साहब। आपकी आशंकाएं प्रसून जी बिल्कुल ठीक है। ये सिर्फ अपने आप को एक इस्लामी राष्ट्र या इस्लामी बड़ा नेता का प्रोजेक्शन नहीं है, इसमें और भी उसकी बहुत सारी आकांक्षाएं हैं। एक तो इस रीजन में वो अपना हेजमनी चाहता है। एक तरफ तो आप देख लीजिए उत्तर की तरफ में जहाँ पे वो अपना जो बढ़त है, अपना जो मिलिट्री पावर है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। ग्रीस के बहुत सारे आइलैंड में हर आए दिन में ग्रीस और टर्की इसके बीच में वहाँ पे मतांतर होता है। काफी बार ये झड़प के रूप में भी दिखा है कहीं न कहीं पे। और यही चीज ये अपने दक्षिण में भी कर रहे हैं कि साइप्रस को ऑलरेडी उन्होंने लगभग बांट दिया है, आधा आधा कर दिया, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा। तो उत्तरी साइप्रस जो है वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, और जो साइप्रस मेन है वहाँ पे मोस्टली क्रिश्चियंस रहते हैं। और ये तनातनी जो है आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं ये वहाँ पे दिखता है। लेकिन टर्की का जो विचारधारा है वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग सा है। देखिए पूरे विश्व में टर्की ही एक ऐसा देश है, नेटो देश है जो कि इस्लामिक है, और ये इस्लामिक देश ऐसा है कि ये रैडिकल का साथ देता रहा है। कभी कभार तो ऐसा लगता था कि पाकिस्तान और टर्की अपने आप को सबसे बड़ा रैडिकल इस्लामिक नेशन कौन है वो सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, और इसका कहीं न कहीं जो एक रूप है वो हर समय में कहीं लोगों के सामने में आ रहा है। टर्की जो है वहाँ पे जैसे भी श्रीवास्तव जी ने कहा कि काफी रेडिकलाइज हो गया है। आप देखें कि वहाँ का जो पूरा तंत्र है, वहाँ की जो हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी की जो पिलर्स होते हैं, उसमें ये जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, ये तो जुडिशरी को उन्होंने बिल्कुल अपने बस में कर लिया हुआ है। आपने सोफिया हेगिया का आप डिसीजन देख लीजिए, ये बिल्कुल कहीं से भी ये एक मॉस्क नहीं है, ये क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा धरोहर है यूरोप में। लेकिन उसको वहाँ के जो रेडिकलाइज जो जुडिशरी हैं उन्होंने उसको करार दे दिया कि ये मॉस्क है। खैर वो उसकी आंतरिक बात है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक लेकिन बेनकाब करने के लिए यह उदाहरण बेहद अहम है। सवाल फिर उठता है संजीव श्रीवास्तव जी कि अमेरिका जैसा देश किस तरीके से नाटो के इस सदस्य तुर्की को बचाने में लगा है। कुछ तो कारण होगा कि तुर्की को अमेरिका नजरअंदाज की जा रहा है। क्या ऐसा केवल वक्त की बात है? क्या ईरान के बाद तुर्की का नंबर भी आ सकता है? इस तरह की कोई आशंका संभावना है संजीव जी? देखिए जो टर्की है वो नेटो के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और टर्की की राष्ट्रपति अर्दोगान ने जिस तरीके की हठ धर्मिता दिखाई, जिद्दीपन दिखाया जब स्वीडन और फिनलैंड को जो है नेटो की सदस्यता मिलने का जो प्रस्ताव नेटो में आया, और जाहिर है कि नेटो में जब कोई भी किसी भी तरीके का इस तरीके का प्रपोजल होता है किसी को सदस्य बनाने का, तो उस पर सर्वसम्मति होनी चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, और वो टर्की उसके लिए तैयार नहीं था। टर्की ने कई अपनी शर्तें रख दी कि वो जो पीकेके है उसके खिलाफ जो है जब तक स्वीडन और फिनलैंड कार्रवाई करके नहीं दिखाएंगे, जो कर्दिश जो लड़ाके हैं जिनको कि टर्की अपने लिए जो शत्रु मानता है, उनको आतंकी मानता है, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं करेंगे। अनेक तरह की शर्तें रखी, और जब इन शर्तों पर उन राष्ट्रों ने थोड़ी कार्रवाई की तो उसके बाद ही स्वीडन और फिनलैंड का नेटो में शामिल हो पाना संभव हो पाया। तो ये जो टर्की की जो भूमिका है उसको लेकर के नेटो के अंदर भी बहुत सारे जो है कंसर्न्स हैं, और जिस तरीके से एक क्रिश्चियन बहुल राष्ट्र अर्मेनिया को के विरुद्ध एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र को उन्होंने सपोर्ट देने का काम किया, अपने TB2 बायरेक्टर ड्रोन्स को पूरे अजरबैजान को पहुंचाया,
और अजरबैजान ने उस आधार में बड़े हमले किए और आर्मेनिया को एक तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो उसको लेकर के भी जो यूरोप के जो राष्ट्र हैं और नाटो के जो राष्ट्र हैं वो कंफर्टेबल नहीं थे और उनको ये इस बात का एहसास था कि ये जो पूरी टर्की की जो नई बदली हुई नीति है वो उनके लिए अच्छा नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि टर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयप एर्दोगान अगर इसी तरीके की रेडिकलाइजेशन पे इस्लामाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वो नाटो में अपनी जो स्थिति है उसको कमजोरी करते जाएंगे। संजीव जी, एक सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अमेरिका की क्या मजबूरी है कि ये जो सेकुलर कंट्री थी वह अब इस्लामिक चरमपंथी देश बन गया है, इसमें किसी की भी दो राय नहीं हो सकती है, उसके बावजूद अमेरिका बर्दाश्त कर रहा है। किन कारणों से बर्दाश्त कर रहा है संजीव जी? देखिए, अमेरिका जो मिडिल ईस्ट रीजन में अनेक तरीके के गेम्स प्ले करता है और हमें अनेक तरीके के अमेरिका के अपने स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस हैं। और जहां तक टर्की का जो प्रश्न है, तो टर्की को भी चूंकि नाटो का वो सदस्य है इसलिए उसको उसके साथ अपने संबंधों को बनाए रखना चाहता है। वहीं जो है सीरिया में जो कुर्दिश जो लड़ाके हैं उनके साथ अमेरिका मिलकर के जो पुरानी जो रिजीम थी असाद की रिजीम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करता था। हालांकि अब सीरिया में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और टर्की ने इस पूरे सत्ता परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभाई है। तो अमेरिका मिडिल ईस्ट रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट के जो जोन्स हैं वहां पर अपना एक डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए वो अपने रिलेशनशिप को साधता है और एक तरफ वो ईरान का विरोध करता है, फिर सऊदी अरबिया यूएई का समर्थन करता है, पीके के साथ मिलता है लेकिन टर्की से भी अपने संबंध बनाए रखता है। तो ये जो अमेरिका के जो अनेक जो इक्वेशंस हैं और उसकी जो रणनीतिक जो पूरा उसकी जो सोच रहती है उसमें जाहिर है कि वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है और हम सभी इस बात को, पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि जो मिडिल ईस्ट का रीजन है वो विश्व का सबसे अधिक कॉम्प्लिकेटेड क्षेत्र है। कॉम्प्लिकेटेड क्षेत्र है और जो स्थितियां बन रही हैं वो तुर्की के लिए मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ा देंगी। ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन साहब, झा साहब आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की जो रणनीति है, जैसे भारत ने साइप्रस की मदद कर रहा है, आर्मेनिया की मदद कर रहा है, ग्रीस की मदद कर रहा है, क्या ये सभी लोग अपने आप में इतने ताकतवर हैं कि ग्रीस का अकेले मुकाबला या एक साथ मिलकर मुकाबला कर पाए, या भारत को सीधे तौर पे उसी तरीके से उतरना पड़ेगा जैसे पाकिस्तान में तुर्की के विमान आते हैं, हथियार डालते हैं और सारी चीजें भारत के खिलाफ होती हैं, तो भारत को भी सीधे ऐसे ही समर्थन करना पड़ेगा? झा साहब नहीं, देखिए भारत इस तरह का देश है ही नहीं, हम टर्की का अनुसरण नहीं करेंगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे देश हैं इसकी छोटी आर्थिक अवस्था है, इसको अगर छोटे छोटे अगर डिफेंस सिस्टम से या एयर डिफेंस सिस्टम से अगर इनको फायदा मिलता है, अगर मिलिट्रीली अगर वो कुछ भारत से चाहता है तो उनको इस तरह का असिस्टेंस तो नहीं कहिए, इस तरह का बिक्री करने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं, क्योंकि झा साहब सवाल मैंने इसलिए पूछा कि साइप्रस की आप मदद कर रहे हैं, ग्रीस की मदद कर रहे हैं और नाटो का समर्थन पूरी तरीके से तुर्की के पास रहेगा अगर किसी के भी साथ युद्ध होता है तो। अब ये सवाल उठता है कि क्या दो देशों की आपसी लड़ाई में पूरा नाटो एक देश के खिलाफ उतर सकता है या नहीं? दूसरा सवाल है कि ऐसी स्थिति में भारत की भूमिका कहां तक सीमित रहेगी? अगर सीमित रहेगी तो पक्का मान के चलिए कि बाकी देश तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे नाटो के खिलाफ। जी नहीं प्रसून जी, बात ये नहीं है कि कोई सस्टेन कर पाएगा टर्की के खिलाफ। टर्की के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं करने जा रहा है। ये जो छोटे छोटे देश हैं, ये जो ग्रीस के छोटे छोटे आइलैंड हैं, ये अपना प्रोटेक्शन चाहते हैं। जो टर्की जिस तरह से वहां पे अपनी हेजेमनी दिखा रहा है, वो चाहते हैं कि वो हेजेमनी ना दिखा पाए और इसके लिए उसको अपनी आत्मरक्षा के लिए जो चीजें चाहिए वो देने के लिए भारत जो है वो अग्रसर आएगा। और बात यहीं पे नहीं है, आपने जो पिछला सवाल पूछा था श्रीवास्तव, जिससे कि अमेरिका ऐसा करता क्यों है कि यहाँ पे टर्की एक रैडिकल देश है उसको समर्थन करता है। अरे अमेरिका इतना ही नहीं करता है, अमेरिका नेटो ने तो कोसोवो को अलग कर दिया सर्बिया से। ये किससे छुपी हुई है बताइए? जिस कोसोवो में क्रिश्चियनिटी के बहुत बड़े धरोहर हैं, वहां पे आज के दिन में रेडिकलाइज इस्लाम है
और वो उससे वहां पे वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने भारत में किया हुआ था। सारे जो चर्चेज हैं उसको तोड़ रहे हैं, वहां की चीजें हटा रहे हैं, वहां के उसके ऊपर वो वही मॉस्क बना रहे हैं। ये सब चीज वहां पे हो रहा है और वो नेटो के सेना के देख रेख में हो रहा है। नेटो की सेना वहां पे उन रेडिकलाइज्ड लोगों को सुरक्षा देने के लिए खड़ी है। तो दोहरा चरित्र जो अमेरिका का नेटो का है वो यहाँ पे दिखता है। वो इसलिए कि वो रूस के खेमे में है, जो जो सर्बिया था। अब बात आती है यहाँ पे जो छोटे छोटे देश हैं, हम लोग साइप्रस की भी बात कर रहे थे। इनको देखिए, इनको अपने सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए जो चीजें चाहिए आज विश्व वो सारी चीज देने के लिए इनको तैयार होगी। भारत के पास में सिर्फ एक फायदा है कि हमारे जो जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी सस्ते हैं। हमारी लागत की जो कॉस्ट है वो काफी है, वो काफी कम है और वो लोग एफोर्ड कर सकते हैं। जैसे जैसे ग्रीस है, ग्रीस अपने बहुत सारे आइलैंड पे हमारी जो सुरक्षा प्रणाली है उसको डिप्लॉय कर सकती है। इसी तरह से साइप्रस भी है, और साइप्रस में जो दूसरा तरीका है जो उसको भारत से सीखना चाहिए कि किस तरह से आप एक रैडिकल कम्युनिटी के साथ में रह सकते हैं, किस तरह से आपको डील करना होगा, ये भारत से बेहतर आज के दिन में कोई नहीं जानता है। तो जहाँ इसलिए साहब आने दिक्कत वाले यही है कि जो आदमी अच्छा है उसको बार बार बुली किया जाता है, उसको बताया जाता है आप और अच्छे बनिए, और जो बदमाशी कर रहा है, जो बदमाश देश है, उसको किसी न किसी तरीके से किसी न किसी कारण से संरक्षण मिलता है। संजीव श्रीवास्तव जी, 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूँगा कि अमेरिका की अब जो पॉलिसी है आने वाले समय में अमेरिका के लिए ही कितनी भारी पड़ेगी। संजीव जी। देखिए, ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़े हैं पहले भी, और 9/11 का जो हमला अमेरिका के ऊपर हुआ वो उसके डबल स्टैंडर्ड्स का ही परिणाम था, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। और आतंकवाद के जो चुनौती है या अमेरिका की ये जो अनेक स्ट्रेटेजिक जो उसके गेम्स होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो दुष्परिणाम है अमेरिका को समय समय पर अमेरिका को भी भोगने और पड़ते हैं और पूरी दुनिया को भी भोगने पड़ते हैं। ये रेडिकलाइजेशन जो इस्लामिक चरमपंथी गुट हैं वह पूरी दुनिया को एक जंगल में बदलना चाहते हैं। अगर आज भी सभ्य देश नहीं इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो भारत को तो कम से कम समझना होगा कि ऐसे लोगों को निपटने के लिए एक लंबी रणनीति बनाकर आज से ही काम करना शुरू कर दिया जाए। शायद हमारी सरकार कर भी रही होगी, लेकिन हम आशा करते हैं कि इन लोगों के लिए एक लंबी रणनीति बनाकर ही इनसे निपटा जा सकता है। आप दोनों मेहमान हमारे इस खास कार्यक्रम में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। चलते रहिए एपीएन न्यूज़ के साथ।